नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। ये वृत्त से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाओं को और तथ्यों को जाना था। आज भी हम वृत्त से संबंधित कुछ और शेष बची हुई जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा सेगमेंट, दैट मीन्स वृत्तखंड। ये वृत्तखंड क्या होता है, कैसे बनता है और इसके कितने हिस्से हो सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कलेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। इस समय आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है सेगमेंट, अर्थात ये खंड को प्रदर्शित कर रहा है और बात हो रही है सर्किल की, वृत्त की, अर्थात हम इसे वृत्तखंड कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने और जानने की जरूरत है कि आखिर वृत्तखंड की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है। मैं तो हमेशा से यही कहना चाहता हूं आप सभी से कि किसी भी परिभाषा को लर्न करने की या रटने की कोशिश ना करें। या तो आप परिभाषा को एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उसके माध्यम से उस चित्र का संपूर्ण आकलन कर लीजिए ताकि चित्र देख करके स्वतः आप परिभाषा का निर्माण कर सकें। देखिए, यहां पर आप चित्र पे देख रहे हैं कि नीले कलर का जो हिस्सा है उसे बताया जा रहा है कि ये सेगमेंट है, अर्थात कि ये खंड है। और ये किन दो बिंदुओं के बीच में आ रहा है? ये आ रहा है P और Q के बीच में। जब हम P से Q को मिलाएंगे तो हमारी क्या बनेगी? हमारी बनेगी कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होती है जीवा, अर्थात PQ एक जीवा है। और हम इसके अलावा देख रहे हैं कि परिधि पर स्थित बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी यदि परिधि के अंतर्गत देखी जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी चाप PQ, या वो एक चाप की लंबाई कहलाएगी। तो चित्र में फाइनली हम ये समझ पा रहे हैं कि जो नीले रंग से घिरा हुआ एरिया है, क्षेत्रफल है, ये किसके किसके बीच में बना है? ये बना है चाप PQ और जीवा PQ के बीच में। अर्थात अब इसको अगर यहां पर हम पॉइंट जो ले रखे हैं PQ, चाप PQ या जीवा PQ, इनको हटा दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेगमेंट है, खंड है, वो जीवा और चाप के बीच में निर्मित हुआ है। तो सो सिंपल। अभी आपने चित्र के जरिए इस बात को समझने की कोशिश की है कि आखिर वृत्तखंड क्या है। सेगमेंट मीन्स होता है खंड। चूंकि हम यहाँ पर सर्किल पढ़ रहे हैं इसीलिए इसे कहा जाएगा वृत्तखंड। तो सिंपल सी एक साइंटिफिक परिभाषा यहां से क्रिएट कर लेते हैं। जरूरत समझ में आए तो आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। कि किसी वृत्त की किसी जीवा या वृत्त में किसी जीवा और संबंधित चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। फिर से आप सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वृत्त में किसी जीवा और संबंधित चाप के मध्य घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहा जाता है। अब देखिए, आपको पिछले वीडियो वाले टॉपिक से जोड़ते हैं। जिस तरीके से त्रिज्यखंड दो होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्यखंड को कहते हैं मेजर सेक्टर। इसी प्रकार हमारा होता है लघु चाप और दीर्घ चाप। ठीक है। अब सेम टू सेम प्रोसेस वृत्तखंड पर भी अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? जैसे जीवा है, आप देख रहे हैं कि यहां पर चित्र में एक जीवा दी गई है PQ। अब जब जीवा PQ खींचेंगे तो दो चाप बनेंगे। एक बनेगा लघु चाप PQ जो जिसके जरिए यहां पर ब्लू कलर का शेडेड एरिया तैयार किया गया है, और एक बनेगा दीर्घ चाप PQ। परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है? परिभाषा के अकॉर्डिंग यह है कि वृत्त में चाप और संबंधित जीवा
या जीवा या संबंधित चाप, कुछ भी आप कह लें, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कि मध्य घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो जीवा है वो तो एक हो गए PQ। अब चाप यहां पर दो बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा लघु चाप और एक बन रहा है हमारा दीर्घ चाप। तो यदि लघु चाप की बात करेंगे तो जीवा और लघु चाप के मध्य जो क्षेत्रफल आएगा वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और जीवा तथा दीर्घ चाप PQ के बीच में, या नाम बदल सकते हैं थोड़ा सा, QP भी बोल सकते हैं, दीर्घ चाप QP। तो जीवा और दीर्घ चाप QP के मध्य जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा कि दीर्घ वृत्तखंड। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब अगर हम इनके इंग्लिश नेम लेना चाहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड तो हम लास्ट टॉपिक पे पढ़ा चुके हैं। लघु वृत्तखंड को कहा जाएगा माइनर सेगमेंट और दीर्घ वृत्तखंड को कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। अब अगर आपसे बाय द वे पूछ ले कि नहीं, सामने वाला आदमी बड़ा एक्सपर्ट है, आपसे हर चीज को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं कि वृत्त की जीवा और लघु चाप के मध्य घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कहलाएगा लघु वृत्तखंड। और इसी प्रकार वृत्त की जीवा और दीर्घ चाप के मध्य जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अगर वर्तमान समय में जो फिगर आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो नीले कलर से एरिया हमें दिखाई दे रहा है वो है लघु वृत्तखंड, और जो हमें सफेद कलर से एरिया दिखाई दे रहा है सर्किल के अंदर वो है हमारा दीर्घ वृत्तखंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इस समय आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पे एक नया फिगर आ गया है वृत्त से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि हमारे द्वारा बताई गई परिभाषा से या आप अपने पूर्व आकलन से, पूर्व ज्ञान से आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारा पीले रंग का एरिया, डार्क पीले रंग का एरिया दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और ये किसके किसके बीच में बना हुआ है, ये बना हुआ है जीवा AB और लघु चाप AB या लघु चाप BA के मध्य। और जो बहुत ही हल्का पीला नजर आ रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर का नजर आ रहा है सर्किल के अंदर हिस्सा, वो हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। और ये दीर्घ वृत्तखंड किनके बीच में बना है, ये बना है दीर्घ चाप BA या दीर्घ चाप AB और जीवा AB के मध्य। तो आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं कि जीवा ही वो माध्यम है जो वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर देती है। छोटा वाला खंड कहलाता है लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला खंड कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखिएगा ये दोनों खंड असमान माप के होते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि वृत्त की एक ऐसी भी जीवा होती है जो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है या दो बराबर खंडों में विभाजित करती है। ऐसी स्थिति में कोई खंड छोटा या बड़ा नहीं होता है और प्रत्येक खंड क्या कहलाता है, ये कहलाता है अर्धवृत्त। तो यहां से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मिल गई और एक जानकारी मिल गई कि अर्धवृत्त कैसे निर्मित होता है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त को दो समान भागों में विभाजित करती है और प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अर्धवृत्त को अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्किल। यहां पर आपको एक फिगर नजर आ रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं कि जो जीवा BOC है ये केंद्र से होकर के जा रही है, इसलिए इस जीवा को व्यास भी कहा जा सकता है। ये वृत्त को जिसका केंद्र O है दो समान अर्धवृत्त में विभाजित कर रही है। एक को हम बोल सकते हैं अर्धवृत्त BOC
या अर्धवृत्त बी सी, और दूसरे को भी बोल सकते हैं अर्धवृत्त बी सी। तो आपको समझ में आया होगा कि वृत्त का व्यास ही वह जीवा होती है जो केंद्र से होकर के जाती है। एकमात्र ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। तो हम चाहे जीवा का सहारा लें, यदि हम जीवा का सहारा ले रहे हैं तो हमें ये बात बोलनी पड़ेगी कि वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वृत्त को दो बराबर खंडों में विभाजित करती है, जिनमें से प्रत्येक खंड अर्धवृत्त कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अर्धवृत्त पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आप जीवा बोलेंगे तो यह बताना होगा कि केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि व्यास की बात हो रही है। और अगर आप व्यास बोलेंगे तो फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो केंद्र से होकर के जाए, क्योंकि व्यास का खुद का प्रावधान है, खुद का एक सिद्धांत है कि वो केंद्र से ही होकर के गुजरता है। अभी आप एक चित्र देख पा रहे हैं। ये चित्र व्यास के द्वारा वृत्त को दो बराबर हिस्सों में काटने पर निर्मित किया गया है, और ये देखने में आपको लगभग चांदे की भांति नजर आ रहा होगा। चांदा जो हम लोग कोण वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस यही अर्धवृत्त है। पहले जो हमने फिगर दिखाया था उसमें हमने दोनों अर्धवृत्तों को एक साथ रखा हुआ था, और यहाँ पर हमने उनमें से एक हिस्से को ले लिया है ताकि आप पूर्ण रूप से अर्धवृत्त को लेकर के आपकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए। अर्धवृत्त का एक और चित्र आपके सामने आया हुआ है। आई होप कि अब पूरी तरीके से सेमी सर्किल आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब बात करते हैं, जब हमने आपको पहले वीडियो में सर्किल की बात बताई थी तो उस समय हमने सरकमफ्रेंस, परिधि या परिमाप की भी चर्चा की थी। अब जब हम सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम सेमी सर्किल के जो पेरीमीटर होगा या सरकमफ्रेंस होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि परिधि या परिमाप दी गई आकृति की बाउंड्री की माप होती है। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो फिगर है, इस फिगर पे हमारा अर्धवृत्त दिया गया है सेमी सर्किल। तो यदि हमें सेमी सर्किल की बाउंड्री का निर्धारण करना है, उसकी माप निकालनी है, तो देखिए पूरे सर्किल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, हाफ द सरकमफ्रेंस, कहने का मतलब ये पूरे वृत्त की परिधि का आधा, ये अर्धवृत्त में आ गया जो एक चाप के रूप में आपको प्रदर्शित हो रहा है। और इसके बाद डायामीटर, डायामीटर जो नीचे अर्धवृत्त का आधार है। यदि हम वृत्त के सरकमफ्रेंस या वृत्त की परिधि का आधा कर लें और फिर हम उसमें वृत्त के व्यास या डायामीटर को जोड़ दें, तो इस प्रकार हम अर्धवृत्त के परिमाप की गणना कर पाएंगे। आई होप कि ये बात भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्धवृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। क्योंकि वृत्त की जो परिभाषा है वो परिभाषा कहती है कि कोई गतिमान बिंदु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। इस तरीके से जब वो पूरा एक चक्कर लगा जाता है तो उस सेंटर या केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब चूंकि व्यास वृत्त को दो बराबर खंडों में विभाजित करता है और प्रत्येक खंड अर्धवृत्त कहलाता है, इसलिए जब व्यास वृत्त को दो बराबर खंडों में विभाजित करेगा तो प्रत्येक खंड टोटल कोण का आधा होकर के अलग हो जाएगा। अर्थात पूरा कोण कितना डिग्री है वृत्त के केंद्र पर? 360 डिग्री। 360 डिग्री में हम 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो केंद्र होता है उस पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है और वृत्त का जो केंद्र होता है उस पर बना हुआ कोण 360 डिग्री होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम सर्किल से रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूलों पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जल्द ही नए वीडियोज़ में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।